न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम प्लानिटरी मोशन। ये T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। ये केपलर्स थर्ड लॉ होता है। इसको हम लोग समझते हैं सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम है, उसमें सन होता है और प्लैनेट्स होता है। तो प्लैनेट्स क्या करता है सोलर सिस्टम? प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड सन। तो रिवॉल्व करने में, पूरा चक्कर एक लगाने में मरकरी को कितना वक्त लगेगा, वेनस को कितना लगेगा, अर्थ को कितना लगेगा और मार्स को कितना लगेगा। तो इसमें देखते हैं मरकरी क्या होता है, 88 डेज कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन करने के लिए, और वेनस जो है 25 डेज लगाता है, अर्थ 365 डेज और मार्स 687 डेज। क्यों? मरकरी जो है अर्थ सन से नज़दीक है, वेनस उससे दूर है, और अर्थ उससे दूर है, और मार्स उससे दूर है, और भी प्लैनेट्स होगा और उससे ज़्यादा दूर होगा। तो मरकरी सबसे कम समय लगेगा, इस वजह से सबसे नज़दीक है। वेनस उससे दूर है तो ज़्यादा उससे लगेगा, और अर्थ उससे दूर है तो 365 डेज उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है मार्स, तो मार्स 687 डेज। अब केपलर्स लॉ क्या कहता है? केपलर shows that the period of a planet or satellite in a circular orbit is proportional to r पे पावर 3/2। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको टी इज इक्वल टू आर पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए T1/T2 इज इक्वल टू कर सकते हैं R1 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई R2 पे पावर 3/2। तो यहाँ देखते हैं एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में एक मास दे दिया गया m मास का, उसको स्पीड दे दिया गया यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो पाथ फॉलो करने में उसमें क्या होगा, एक फोर्स यहाँ से ऐसे पाथ जा रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स तो इसको सेंटर की तरफ लग रहा है, तभी ये पाथ फॉलो कर रहा है, नहीं तो सर्कुलर मोशन में होता ही नहीं। तो वो फोर्स का नाम क्या है? एफ सी, मास इंटू ए सी। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स क्या होता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। जो सेंटर ऑफ सर्किल के तरफ हर यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो एफ सी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन है। तो ए सी यहाँ पे फिक्स होता है V²/R। तो देख लेते हैं कि दो सर्किल है, एक ये सर्किल लिए जिसका रेडियस R1 है, एक ये सर्किल लिए जिसका रेडियस R2 है। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, यहाँ रखे। तो ए को टाइम ज़्यादा लगेगा कवर करने में पूरा सर्किल का पाथ, कि बी को लगेगा? बी को लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये यहाँ तक ही पहुँचेगा, और ये यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ, जब ये यहाँ पहुँच चुका होगा तो ये यहीं तक आएगा, और ये यहाँ तो ये यहाँ, ये पूरा कवर कर चुका होगा तो ये कहीं यहीं पे होगा। तो ये तो पूरा पाथ फॉलो नहीं किया, उसी टाइम में ये पूरा पाथ को फॉलो कर चुका है। तो यहाँ से टाइम पीरियड इसका मानते हैं T2 है और इसका T1 मानते हैं। तो टाइम पीरियड किसके लिए एक चक्कर लगाने के लिए हुआ? T2 ज़्यादा हुआ तो ए का जो पाथ फॉलो होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो यही इसमें समझना होता है कि सन है, उससे डिस्टेंस कोई ए मान लिए, प्लैनेट ए है यहाँ पे, प्लैनेट बी यहाँ पे है। तो R1 डिस्टेंस पे एक है, R2 डिस्टेंस, तो R1 तो R2 बड़ा है यहाँ। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये पूरा चक्कर लगाने में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए? 2πr1। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसके लिए हम T1 मान लेते हैं, टाइम पीरियड T1। तो अब दोनों का वेलोसिटी सेम दिए हैं, यहाँ भी वेलोसिटी सेम ही दे दिए, यहाँ भी यही था, वेलोसिटी सेम था। तो v इज इक्वल टू 2πr2
डिवाइड बाई T2, बी के लिए T2 मान लिए टाइम पीरियड, और R2 इसका सरकमफ्रेंस हो गया 2πr2। अब हम लोग देखते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन के जगह हम बता चुके हैं सर्कुलर मोशन में v²/r होता है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू m, भी कैसे निकल रहा है, भी यहाँ से देखते हैं। किसी भी एक सर्किल मान लिए, तो भी निकालने के लिए, पूरा कवर करने के लिए इसका रेडियस r है 2πr डिवाइडेड बाय t। तो मास इंटू भी का वैल्यू आ गया 2πr डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से क्या आ गया, m इंटू 4π² r² डिवाइडेड बाई t² इंटू आर। तो अगर ये वाला सर्किल में, सर्किल ए में देखते हैं, सर्किल ए में देखते हैं रेडियस r1 है और टाइम पीरियड t1 है। तो इसको लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू m 4π² इंटू r1² डिवाइडेड बाई t1² r1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये m 4π² r1 डिवाइडेड बाई t1²। तो F2 ऐसे ही लिख सकते हैं, F2 यहाँ से m इंटू 4π² r2 डिवाइडेड बाई t2²। तो इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं। तो F2 डिवाइडेड बाई F1 क्या हो जाएगा, 4π² m इंटू r2 डिवाइडेड बाई t2² डिवाइडेड बाई 4π m। मास अलग अलग ले लेते हैं। तो m1 मास है, ये m2 मास है, ये m2 मास है। तो ये m1 r2 बाई t1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4π²। तो यहाँ से m2 r2 डिवाइडेड बाई t2² इंटू t1² डिवाइडेड बाई m1 r1। यहाँ से देख लिए। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स सन ए पे लगाएगा, वही फोर्स जो ए प्लैनेट है वो भी सन पे लगाएगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सन बाय प्लैनेट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लैनेट बाय सन। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं, Fg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, g, मास ऑफ सन को m ले लिए, m इंटू m1 यहाँ है, ये m1 है, ये m2 है, m इंटू m1 m, तो ये g1 हो गया। तो इसको f1 भी मान सकते हैं, f1। तो m1 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। तो ऐसे ही F2 भी आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसका डिस्टेंस r2 है, इसको r1 माने, इसको r2। तो F2 इज इक्वल टू जी m2 सन और ये b में m2 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर। तो F2 बाय F1 यहाँ कर लेते हैं, F2 बाई F1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा m2 बाई r2 का स्क्वायर। यहाँ से ये m1 नीचे में है तो नीचे में आएगा, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा r1 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F2 के जगह इस जगह पे लिख सकते हैं F2 बाई F1। तो F2 के जगह m2 r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस इक्वेशन से बाई r2 का स्क्वायर इंटू m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू F2 बाई F1, m2
R2 डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 R1। तो यहाँ से M2 यहाँ से कैंसिल हो गया, M1 कैंसिल हो गया। तो अब R जितना भी R है एक तरफ ले जाते हैं, R1 स्क्वायर यहाँ है, R2 स्क्वायर यहाँ है। तो यहाँ नीचे में R1 ये है, M1 कैंसिल हुआ था, तो यहाँ R1 ऊपर में चला जाएगा, यहाँ R2 ऊपर में है तो नीचे में आ जाएगा। यहाँ T1 बाई T2 तो है ही है, स्क्वायर स्क्वायर, तो ये R1 क्यूब हो जाएगा, ये R2 क्यूब हो जाएगा, ये T1 स्क्वायर हो जाएगा, ये T2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को केपलर्स थर्ड लॉ बोलते हैं हम लोग, थर्ड लॉ।